नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए प्रिया मिलन की इंतजार। अनीता अपने बालों को कंघे से संवारती हुई अपने मुख पर एक अनजानी सी उदासी लिए न जाने किस सोच में डूबी थी। अतीत की मधुर स्मृतियों के अथाह सागर में वह इतना डूबी थी कि उसे कुछ खबर न थी कि कंघा उसके बालों में कब रुक कर रह गया था। आज की सुबह अनीता के लिए कुछ दुखदाई और अविस्मरणीय स्मृतियां लेकर आई थी। सहसा उसका ध्यान अपने माथे पर लगी बिंदी पर गया और फिर उसने अपने बालों में सुहाग की निशानी सिंदूर को अपनी उंगलियों के स्पर्श से महसूस किया। आनंद अनीता के लिए एक गैर बन चुका था, क्योंकि वह आज किसी दूसरे की हो चुकी थी। वैवाहिक बंधनों में एक बार बस जाने के बाद आनंद को याद करना अथवा उसका नाम लेना भी उसके लिए गुनाह था। उसके दिलो दिमाग में आनंद की यादें इतनी प्रबल हो चुकी थी कि वह बड़बड़ाने लगी। कैसा होगा वह? क्या उसे कभी मेरी भी याद आती होगी, या फिर मैं ही पागल? तभी कोई दूसरा विचार उसको थोड़ा सुकून देता। आनंद ने अब तक तो किसी अच्छी सी लड़की ढूंढ कर शादी कर ली होगी और मुझे उसने माफ कर दिया होगा। मुझे भूल गया होगा अब तक वह। इसी अंतर्द्वंद से पीड़ित अनीता दुनिया से बेखबर बालकनी में बैठी थी। यद्यपि अनीता आनंद को दिल से अपनाना चाहती थी और उसे अपना जीवन साथी भी मान चुकी थी, तथापि समय और हालातों के आगे उसे अपने घुटने टेकने पड़े थे। संयोगवश अनीता की शादी उसी शहर में हुई थी जहां आनंद रहता था, लेकिन आनंद को इस बात का ज्ञान न था। अनीता को जब कभी भी अपने पति रमेश की याद आती तो आनंद के साथ बिताए अपने कुछ लम्हों को याद कर उसके दिलो दिमाग में उष्णता भर जाती। अनीता शिमला में एक सरकारी बैंक की मुलाजिम थी। शादी के बाद अपना तबादला अभी न होने के कारण वह अभी अपने मायके में ही रह रही थी। शादी की पहली रात जब उसके पति रमेश ने उसे अपने आगोश में लेना चाहा तो तब उसे लगा जैसे कि आनंद उसी कमरे में कहीं छिपा बैठा है। लाख चाहने पर भी अनीता आनंद को बिसरा नहीं पाई थी। सहसा अतीत की एक मुलाकात उसे याद हो आई। सप्ताह के अंत में आनंद अनीता से मिलने शिमला आया हुआ था। मिलने की जगह गुफा रेस्टोरेंट थी। स्टेशन पर पहुंचकर आनंद माल रोड की तरफ बढ़ने लगा था। उसे गुफा रेस्टोरेंट तक पहुंचने में लगभग आधा घंटा लगा था, जहां अनीता पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। एक दूसरे की झलक पाकर दोनों के चेहरे खिल पड़े थे। रेस्टोरेंट के मुख्य द्वार की ओर बढ़ते हुए दोनों ने एक दूसरे की कुशलक्षेम पूछी थी। आनंद ने आगे बढ़कर अनीता के लिए रेस्टोरेंट का दरवाजा खोला और उसके पीछे अंदर दाखिल हो गया। बैरे ने आनंद के आग्रह पर दोनों को बिना धूम्रपान वाले स्थान में एक टेबल दे दी थी। कितनी खुशी और उत्साहित नजर आ रही थी अनीता। इसका आभास उसकी हर बात से हो रहा था। कितने ध्यान मग्न होकर वह आनंद की हर बात को सुन रही थी। बातों ही बातों में आनंद ने अपना विश्वास दोहराया था। अनीता, तुम अब मेरी हो। दुनिया की कोई भी शक्ति अब हमें जुदा नहीं कर सकती। हाँ, तुम्हें ब्याहता बनाकर ले जाने में भले ही कुछ देर हो जाए, लेकिन मैं शादी करूंगा तो तुम्ही से। सच? पक्की बात है? अनीता ने आनंद की आंखों में अपनी आंखें डालकर पूछा था। बिल्कुल, निस्संदेह पक्की बात है। अपने पक्के इरादे को दर्शाते हुए आनंद ने हामी भरी। कुछ सोचकर अनीता ने दूसरे ही क्षण पूछा, एक बात बताओ। हाँ, पूछो। और यदि मैं ही अपना इरादा बदलते हुए आपसे शादी करने से इनकार कर दूं तो आप क्या करेंगे? मैं जहर खाकर मर जाऊंगा। कदापि नहीं। ऐसा तो कायरों का काम होता है। मैं तुम्हें ऐसी हालत में अपने संग भगाकर ले जाऊंगा। इतनी हिम्मत है आप में? तुम अपनी हिम्मत की बात करो। बोलो, मेरे साथ चलने को तैयार होगी? यह कहकर आनंद ने अनीता के विश्वास और इरादे को परखना चाहा था। भागकर? ना बाबा ना। मैं एक मध्यम और शरीफ परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। ऐसा मैं हरगिज नहीं कर सकती। अनीता ने तब एक चुटकी ली और आनंद को परेशान होते देखकर कहा, मैं तो तुम्हारे संग डोली में बैठकर जाऊंगी और अपने रिश्ते नातेदारों से विदा लूंगी, और आप भी शरीफों की तरह बारात लेकर आना।
और कुछ क्षण माहौल दोनों के कहकहों से गूंज उठा था। इसके पश्चात खामोशी के कुछ पल, दोनों के चेहरों पर मुस्कान और आंखों में सुनहरी सपनों की एक झलक देखी जा सकती थी। देखते ही देखते आनंद ने अनीता को अपने आगोश में भर लिया और हल्के से उसके मुंह को चूम लिया था। अनीता ने फिर अपनी उंगली से आनंद के लंबों को दूर करते हुए दोबारा पूछा, अच्छा, अब यह बताओ, बारात कब ला रही हो? तुम्हें अभी उस दिन का कुछ इंतजार करना होगा, अनीता। मैं निश्चित रूप से अभी कुछ नहीं कह सकता, आनंद ने स्पष्ट किया। लेकिन आप कम से कम इतना तो बता ही सकते हैं कि आखिर कब तक? तुम्हारी शादी की तारीख तक। और मेरी शादी कब होगी? जब मेरी होगी। मजाक मत करो, आनंद। थोड़ा भावुक होते हुए अनीता ने फिर कहना शुरू किया। मुझे डर है, आनंद, की तब तक बात कुछ बिगड़ ही न जाए। अपनी बात पूरी करने से पहले वह रुक गई। एक बात मैं पूछूं अब? पूछो। अनीता ने अपनी गर्दन हिलाकर अपनी सहमति दी और उत्सुकता से उसके सवाल को सुनने का इंतजार करने लगी। अनीता, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? यदि तुम्हें कुछ महीने और मेरी इंतजार करना पड़ा तो क्या तुम मेरा इंतजार कर सकोगी? हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल भी लग सकते हैं, बारी जल्दी भी आ सकती है, विदेश जाने का मामला है। यू नो, तुम भली भांति यह बात समझती हो। मम्मी तो कह रही थी कि जैसे आपको यह रिश्ता ही मंजूर नहीं, इसलिए आप लोग शादी की तारीख तय नहीं कर रहे। मम्मी यह भी कह रही थी कि ज्यादा से ज्यादा अप्रैल तक ही इंतजार कर सकते हैं। मुझे तो डर लगने लगा है, आनंद की कही ऐसा। क्या तुमने अपने मम्मी पापा को विश्वास नहीं दिलाया? दिलाया था, लेकिन मेरे विश्वास दिलाने से क्या होता है? माँ से तो उस दिन मैं इसी बात को लेकर झगड़ पड़ी थी, मगर पापा से कौन? अनीता ने थोड़ा मायूस होते हुए फिर कहा, दुनिया वाले ही कब चैन लेने देते हैं, आनंद। आप तो अच्छी तरह जानते ही हैं कि मम्मी हृदय रोग से पीड़ित है। ईश्वर न करे यदि ऐसा हुआ तो उनसे यह सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। मैं कहीं की न रहूंगी। किसी दूसरे से शादी करने की बात तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। जहर खाकर इससे पहले कि अनीता अपनी बात पूरी कर पाती, आनंद ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया और एक बार फिर अनीता को अपनी बाहों में भर लिया। कहते कहते अनीता का गला रूंध गया था। उसकी आंखें सजीली हो गई थी। आंसुओं की एक धार उसके गालों से बहती हुई आनंद के कंधों पर टपकने लगी थी। उसके आंसू पोंछते हुए आनंद बोला, पगली, मुझ पर तो तुम्हें भरोसा है। चलो, अब हमें जाखू मंदिर भी जाना है। वापसी में यहीं आकर शाम की चाय लेंगे। बैरे के लिए टेबल पर टिप रखने के बाद आनंद ने अनीता का हाथ अपने हाथ में ले लिया था। गुफा रेस्तरा से निकलकर दोनों जाखू मंदिर का फासला तय करने लगे थे। स्केटिंग रिंग तक पहुंचते पहुंचते आनंद की सांस बुरी तरह से फूलने लगी थी। अपनी सांस नॉर्मल करने के लिए आनंद वहीं एक तरफ रेलिंग के पास खड़ा हो गया। एक बार फिर आनंद ने अनीता को अपनी बाहों में भरना चाहा, लेकिन अनीता ने अपना इशारा आते जाते लोगों की तरफ करते हुए अपनी शर्माहट का इजहार किया। थोड़ी देर में जब आनंद की सांस सामान्य हुई तो दोनों जाखू मंदिर पर जाने वाले रास्ते पर हो लिए थे। ज्यों-ज्यों मंदिर जाने वाले रास्ते की चढ़ाई चढ़कर दोनों मंदिर के करीब होते जा रहे थे, त्यों-त्यों आनंद की सांस और भी फूलती जा रही थी। आगे बढ़ने से पहले उसे अपनी सांस नॉर्मल करने के लिए थोड़ी देर और रुकना पड़ रहा था। इसी बहाने रुककर वह अनीता के कई पोज अपने कैमरे में कैद करता जा रहा था। मंदिर पहुंचकर उन्होंने मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद लिया तथा बंदरों को खिलाने के लिए चने भी खरीदे। इसी बीच अनीता ने आनंद को बंदरों से सावधान रहने के लिए कहा और उसे कुछ आप बीते किस्से भी सुनाए। आनंद को अनीता की बात पर अभी पूरा यकीन नहीं हो रहा था कि सहसा उसने एक बंदर को मंदिर में आते हुए एक भक्त की टांग के पास कूदते देखा।
राहगीर की टांग पकड़कर बंदर ने अपने दूसरे हाथ से उसकी साइड पॉकेट से प्रसाद का लिफाफा निकाल लिया था। देखते ही देखते इतने में एक और बंदर बिजली की फुर्ती से दूसरे राहगीर के कंधे पर कूदकर उसके चश्मे को लेकर दाएं हाथ की तरफ ऊंची दीवार पर जा बैठा था। इस काम में यह बंदर बहुत माहिर था और आते जाते दर्शनार्थियों के चश्मे मौका पाकर उतार लेता था और तभी उन्हें नीचे गिराकर वापिस करता था। जब उसे हर जाने के बतौर बिस्कुट का पैकेट अथवा कुछ और खाने की वस्तु मिल जाती, अगले ही क्षण बंदरों की एक अन्य टोली को अपनी तरफ बढ़ता देखकर एक बार तो दोनों भयभीत हो गए थे। असहाय सी अनीता डर के मारे चिल्ला पड़ी थी और उसने अपने आप को आनंद की बाहों के सुपुर्द कर दिया। मंदिर में प्रभु दर्शन से पहले दोनों ने अपने हाथ धोए और फिर दर्शन करने के बाद पंडित जी से आशीर्वाद लिया। दोनों ने अपनी अपनी मन्नतें मांगी। थैंक यू कहते हुए अनीता ने आनंद की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी। जवाब में आनंद विस्मित हो उठा। मंदिर की सीढ़ियां उतरकर दोनों अब मंदिर के अहाते में वहां आ गए, जहां एक बंदर लोगों के हाथ से चने लेकर खा रहा था। मंदिर के एक भक्त के आश्वासन पर और थोड़ा साहस बटोर कर दोनों उस बंदर को भी चने खिलाने लगे थे। ऐसा करके उन दोनों को बड़ा मजा आ रहा था। आनंद, अब खाना खाएं क्या? चलो उधर उस बेंच पर बैठते हैं धूप में। तुम्हारे लिए आलू की भाजी, पूड़ियों के साथ काजू और किशमिश वाला हलवा बनाकर लाई हूँ। बड़ी उत्सुकता और जोशीले स्वर में अनीता कहती ही चली गई। फिर आनंद की तरफ देखते हुए पूछने लगी थी, तुम्हें यह सब कुछ खाना पसंद है ना? मुझे आपकी पसंद का अभी पता नहीं और न ही मुझे आपसे यह सब पूछने का मौका ही मिला है। हमारा क्या, हम तो संत आदमी हैं। प्यार से हमें चाहे कोई जहर खिला दे। कितनी भाग्यशील होंगी मैं, ऐसे सीधे साधे इंसान को पाकर। अनीता ने भी जवाबी व्यंग कसा था। आनंद बस मुस्कुराकर रह गया था। बातें करते करते अनीता अपने बैग से खाने के डिब्बे निकालकर खाना परोसने लगी। दोनों ने इकट्ठे बैठकर खाना खाया और काफी देर तक आत्मीयता की बातें की। कुछ देर मंदिर के अहाते में और रुककर दोनों वापस लौटने लगे थे। राह में उन्होंने कई और जोड़े भी देखे और उन पर एक आध अपने कमेंट्स भी दिए। आनंद दबी आवाज में अनीता ने आनंद का ध्यान अपने ओर खींचा। हाँ, कहो। आपने एक बात नोट की? क्या? यही कि आते जाते कुछ लोग हमें एक हसरत भरी नजर से देखकर कुछ बुदबुदाते हैं। बाजार और आबादी वाले हिस्से में भी मैंने यही अनुभव किया। अनीता ने विस्तार में कहा। अनीता, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी तुमसे यही बात कहने वाला था। आनंद ने अनीता की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। भला लोग क्या सोचते होंगे, यही कि हमारा आपसी रिश्ता क्या है। बिल्कुल दुरुस्त, मेरा भी ऐसा ही सोचना है। अनीता ने भी अपनी सहमति प्रकट की। फिर उसने अपनी बाकी की बात पूरी की। लोग हमें बाहों में बाहें डालकर जाते हुए देखकर अचरज में रहे होंगे। फिर हमारे बीच पति पत्नी के संबंध होने की कोई निशानी उन्हें जब ना मिलती होगी तो सोचते होंगे प्रेमी हैं। तो इसमें कौन सा गलत सोचते हैं? आनंद का जवाब सुनकर अनीता की सांस जैसे डर के मारे गले में ही अटक गई। अनीता, अगली बार जब यहाँ आएंगे तो लोगों को हम ऐसा सोचने का मौका नहीं देंगे। स्वयं ही हमारे रिश्ते के बारे में उन्हें अंदाजा लग जाएगा। आनंद ने अनीता को भरोसा दिलाते हुए कहा। वह कैसे? अनीता ने जिज्ञासा प्रकट की। तुम्हारे हाथ में लाल चूड़ा और तुम्हारी मांग में भरे सिंदूर को देखकर। यह सुनकर अनीता थोड़ा शर्माई और मन ही मन पुलकित होने लगी थी। आनंद की याद में खोए हुए अतीत की इस एक मुलाकात को याद करके उसके होठों पर एक मुस्कान फैल गई। सहसा मम्मी की आवाज उसके कानों में पड़ी। हाथ में कंघा लिए वह अपने बाल पुनः संवारने लगी। एक लंबा सांस लेते हुए उसने वहीं से पूछा, क्या बात है मम्मी?
अभी तक तुम्हारे बाल नहीं सवरे क्या? अनीता की माँ सावित्री ने रसोई घर से ही अपनी ऊंची आवाज में सवाल किया। ओहो मम्मी, क्या बात है? थोड़ी देर और लगेगी, अभी आती हूँ। अनीता पुनः खींच कर बोली। मम्मी, आज तो रविवार है, दफ्तर की छुट्टी है, लेकिन आपको क्यों जल्दी मची पड़ी है? अरे भाई, दफ्तर तुझे नहीं जाना है, मेरे को तो कभी भी छुट्टी नहीं होती इस चूल्हे चौके से। नाश्ता करके मुझे तो फारिग कर ही सकती हो ना, फिर चाहे बाल बनाती रहना या फिर डांस करती रहना। जल्दी से इधर आकर पहले नाश्ता कर लो, फिर मैंने कपड़े भी धोने हैं। मैं कपड़ों पर साबुन लगाती जाऊंगी और तुम कपड़ों को पानी से निचोड़कर बरामदे में तार पर सूखने डालती जाना। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ बेटा, अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रही इतना सब कुछ अकेले करने की। आपको कपड़े धोने के लिए किसने कहा है मम्मी? रख दो एक तरफ, थोड़ी देर में मैं खुद धो लूंगी, अनीता ने जवाब में कहा। तू नाश्ता तो कर ले पहले, फिर सोचेंगे कि कपड़ों का क्या करना है। उसकी माँ सावित्री ने फिर अपना तर्क दिया। तेरी बातों में आ जाऊं तो हो गए सब काम। मेरे पिछले हफ्ते से बालों में तेल लगाने के लिए तुझसे कह रही हूँ, लगाया तूने? यह सुनकर अनीता खींचते हुए बोली, मुझे अभी नहीं करना नाश्ता, आप मेरे लिए एक पराठा बनाकर रख दो, जब दिल करेगा खा लूंगी। आजा मेरे बेटा, मैं गरम गरम पराठा बना रही हूँ, अभी खा ले, फिर ठंडी का मजा नहीं आता। मैंने कहा ना मम्मी, मुझे भूख नहीं है, यूं ही हाथ धोकर पीछे मत पड़ जाया करो। तुम्हें क्या हो गया है री? शादी से पहले तो तू ऐसी नहीं थी, तुझ में कितना अंतर आ गया है। शादी के बाद तू अभी अपने मियाँ के पास नहीं गई, शादी से पहले भी तू मेरे पास ही थी। वही घर है, वही मैं भी हूँ, लेकिन तू पहले जैसी नहीं रही। तुझे क्या हो गया है? यह बदलाव कैसा रही? मम्मी मुझे तंग ना करो प्लीज, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कहते कहते अनीता सुबुक पड़ी। अनीता को बेचैन और परेशान होते देखकर सावित्री ने उसे अपनी छाती से लगाते हुए पूछा, बेटी, क्या बात है? आज तू इतना परेशान क्यों है? हमने तो जो भी किया सब कुछ तेरी भलाई के लिए ही किया, अब इसमें किसी का क्या दोष है बेटा? क्या तंग आ गई है? अपनी बूढ़ी माँ से तू कोई पराये घर में थोड़ा ही बैठी है, तेरा अपना घर है। अनीता चुप रही, बस सिसकने लगी और सारी बात उसकी सिसकियों ने जाहिर कर दी। सावित्री फिर उसे सांत्वना देते हुए बोली, बेटी, मैं तुम्हारी परेशानी से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, तू ही समझदार है। बता, जब तक तेरा तबादला न हो मैं क्या कर सकती हूँ? तू धीरज रख बेटा, तेरा तबादला जल्दी हो जाएगा और तू रमेश के पास होगी। और रही बात तेरे मियाँ और सास के सलूक की, वह भी वक्त के साथ तेरे प्रति ठीक हो जाएगा। एक लंबा सांस लेते हुए पुनः बोली, बेटी, तू उस घर में अभी नई नई गई है, थोड़ा वक्त तो हर एक को लगता है एक दूसरे को समझने में। माँ, मैंने यह कब कहा है कि मैं तुमसे तंग आ गई हूँ, इस घर से उकता गई हूँ, या फिर रमेश के पास जाना चाहती हूँ? आपको और पापा दोनों को ही जल्दी हो रही थी मुझसे अपना पिंड छुड़ाने की, मुझे कुएं में धकेलने की, नहीं तो मैं तो आनंद का इंतजार कर ही। कहते कहते बस सुबक पड़ी थी अनीता। तभी सावित्री अनीता को ढांढस देने की गरज से बोली, रमेश का खत तो आया था कि वह शीघ्र ही छुट्टी लेकर तुझसे मिलने आएगा, लेकिन हो सकता है उसे कोई काम आ पड़ा हो या छुट्टी ना मिली हो, जिसकी वजह से वह आ न सका हो। इंसान की कई मजबूरियां होती हैं। फिर चंडीगढ़ कौन सा दूर है? तुम स्वयं अगले हफ्ते कुछ दिनों की छुट्टी लेकर उसे मिलाओ, मैं उसे कल फोन कर दूंगी, बस अड्डे आकर खुद तुझे ले जाएगा। यह सब सुनकर अनीता गुस्से से फूट पड़ी। अब बस करो माँ, कोई जरूरत नहीं किसी को फोन करने की, कहीं नहीं जाना मुझे, फिर तुम इतनी परेशान क्यों हो बेटी? माँ, मैंने कहा ना, मुझे परेशान मत करो, मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दो, जवाब में अनीता बोली। फिर बोल बेटी बोल, क्या बात है?
अपनी माँ को तो अपने दिल की बात बता ही सकती है ना। यह परेशानी सब आप लोगों ने खुद मोल ली है। मैं तो आप लोगों पर भार थी ना। जैसे आपकी सब मुश्किलें और दायित्व तो पूरा हुआ मेरी शादी करके। अब चाहे मैं मरूं या जीऊं आप लोगों की बला से, हाँ, जैसे तैसे मेरी जिंदगी कट ही जाएगी। मेरे लिए अब किसी को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेहतर यही होता यदि आप मेरी शादी और जगह करने की बजाय मुझे कुएं में धकेल देते। मुझे इस दमघोटू बेचैनी और तन्हा जिंदगी से तो रुखसत मिल जाती। अनीता अपने मन की सारी भड़ास निकाल देना चाहती थी। उधर सावित्री भी अपने पर काफी नियंत्रण रखने की कोशिश में नाकाम रही और रूंधे गले से बोली, बेटी, अब इसमें हमारा क्या दोष है? हमने तो अपनी तरफ से सब कुछ देखभाल कर तुम्हारे लिए यह सब कुछ किया था। माँ, मैं भी किसे दोष दूं? इसमें सारा दोष बस मेरा ही है कि तुम्हारी बातों में आकर मैं बेसब्री हो बैठी और बिना सोचे समझे इस नर्क में कूद बैठी। धीरज रख बेटी, सब ठीक हो जाएगा। कहते हुए सावित्री उठकर बेडरूम में चली गई। अनीता भी पास ही में पड़ी चारपाई पर औंधी लेट गई। जब वह सोकर उठी तो उसने चारपाई पर पड़े दर्पण में खुद को निहारा। उसकी आंखें लाल सुर्ख, थकी थकी और सूजन की वजह से बड़ी बड़ी लग रही थी। अपनी मांग में भरा सिंदूर भी उसे हल्का लगा। कुछ पल यूं ही वह दर्पण को पथराई दृष्टि से तकती रही। शादी के कई महीने बाद अनीता की गोद आज भी सुनी थी। आज भी वह अपनी माँ के पास अपने पति से दूर तन्हा जिंदगी बिता रही थी। कितना अंतर है दोनों में, शायद वह सोच रही थी। आनंद मुझे कितना चाहता था, कितना मुझसे प्यार करता था। चंडीगढ़ से मुझे रोज फोन करने के अलावा हर सप्ताह मुझसे मिलने आता था। हम दोनों में आत्मीयता की कितनी बातें थी। हम दोनों एक दूसरे के कितना करीब आ चुके थे, कितना एक दूसरे को समझते थे। रमेश है कि सांसारिक दृष्टि से मेरा पति होने के बाद भी जैसे मेरा कुछ नहीं लगता। उसको मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं। काश मैं आनंद के लिए कुछ समय और इंतजार करती। पिया मिलन की इंतजार तो अब भी कर रही हूँ। थोड़ी इंतजार मुझे आनंद के लिए भी करनी चाहिए थी। फिर दोनों हालातों में फर्क ही क्या है, कितना अंतर है? यही प्रश्न रह रहकर अनीता को झंझोड़ रहा था। और न जाने कब तक निरुत्तर सी अनीता दुनिया से बेखबर चरपाई पर औंधी पड़ी रही। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।